Good afternoon, students. This is SP Smart School Learning Program. The subject is chemistry. In this video, I am going to discuss the offline paper conducted. So first, सेक्शन ए में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है और पहला ही क्वेश्चन है ब्यूटानोन इज़ द 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप. सो इसमें पूछा गया बच्चे आपको बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इन दी ब्यूटानोन. ठीक है, तो ओन ग्रुप से आप समझ जाएंगे कि ओन ग्रुप से इसमें किसकी बात हो रही है, कीटोन की बात हो रही है. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा कीटोन, दैट इज सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो इसमें से हमें उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. ओके, सो ब्लू विटरोल की बात की जाए, सो ब्लू विटरोल का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, दैट इज CuSO4 एंड 5 molecules ऑफ वाटर. सो इट कंटेन्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो ब्लू विटरोल आंसर नहीं है. सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है दैट इज बेकिंग सोडा. सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपके पास आता है NaHCO3. सो इट डज नॉट कंटेन एनी अदर वाटर मॉलिक्यूल. सो आंसर इसका आएगा बेकिंग सोडा. सो थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन विद ऑफ आयरन विद द स्टीम. ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आयरन की प्रोलॉन्ग रिएक्शन होती है स्टीम के साथ तो क्या फॉर्म होता है. तो आपको बच्चे याद रखना है यहाँ पर फॉर्म होगा Fe3O4. ओके, सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यू हैव टू टेल द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर बेंजीन. तो हमें पता है मोलिकुलर फार्मूला फॉर बेंजीन इज़ C6H6 और हमें ये भी पता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड फॉर द केस ऑफ बेंजीन इज़ इक्वल टू 3. और किस तरीके से होते हैं, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं. सो आंसर इज क्लियरली विजिबल, दैट इज सी पार्ट, इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए बच्चे केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, दैट इज BaCl2 Na2SO4 BaSO4 एंड NaCl. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि जो बेरियम है ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड is equal to 1, chlorine is 2, sodium is 2 and SO4 अगर हम एक कंपाउंड लें तो हमारे पास 1 यूनिट प्रेजेंट है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो राइट हैंड साइड की बात की जाए तो क्लियरली विजिबल है कि क्लोरीन जो है दैट इज़ 1 एंड सोडियम इज़ ऑल्सो 1. ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए किसी एक को मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी. सो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 2NaCl. यहाँ पर आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन बैलेंस होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन आपको इस तरीके से दी गई है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, सो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड. आई होप दैट इज़ क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई. ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम क्यों स्टोर करके रखते हैं, हमें सबको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, बच्चे एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस कंबाइन कर जाएगा. ठीक है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, हार्ड
मास फॉर्म कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द जिप्शियम, ठीक है, जो एक फ्लफी मास होगा। सो बच्चे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द रिएक्शन, जिसमें हमें ये बताना ज़रूरी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द जिप्शियम, ठीक है। एक हार्ड मास बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्शियम। और जिप्शियम का फॉर्मूला है दैट इज़ CaSO4 एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्शियम को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रेशन हुई है, ठीक है, हाइड्रेट हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन। Next question what we have is explain the term isomers and give examples of the isomers. So what are isomers? Isomers having the same molecular formula but different structures is called as the isomer. हम सबको पता है कि आइसोमर किसके लिए पॉसिबल हैं, 4 कार्बन्स या 4 कार्बन से ज़्यादा के कंपाउंड के लिए हम आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड्स लाइक मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन डज नॉट हैव आइसोमर, ओके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ प्रोस्पेक्टिव से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिथेन और इथेन एंड प्रोपेन क्या इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो आप बोलेंगे इसके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी पूछी गई है क्वेश्चन में, तो हम एग्जाम्पल देंगे ब्यूटेन की। दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, इसको आप एन ब्यूटेन भी कहते हैं, ठीक है। और आइसोमर इसका ड्रॉ होगा इस तरीके से, जिसका आएगा बच्चे आंसर दैट इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। हमें उसका सब्सटेंस का नेम भी बताना है, हमें उसका फॉर्मूला भी बताना है और व्हाट इज़ द रिएक्शन, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर व्हाट इट इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So common name for the calcium oxide is quicklime, okay, and common name for the calcium hydroxide is slaked lime. This is very important, ठीक है, आपको दोनों के नाम पता होने चाहिए। कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम आएगा दैट इज क्विकलाइम, एंड कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम आएगा दैट इज स्लेक्ड लाइम। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट वी गेट इज़ दी कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वाटर जितना भी होगा, मॉइस्चर जितना भी होगा, वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। सो जो हार्ड कोटिंग ऑन द वॉल्स हमें मिलती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये तीनों स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं और लास्ट स्टेप तक आपको जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमें पता है आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ओके। सो आयरन मोर रिएक्टिव होने की वजह से सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा दैट इज कॉल्ड एज दी FeSO4, एंड कॉपर लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से आउट ऑफ द टीम हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आइंस की एक्सचेंज होती है बिटवीन द कंपाउंड्स, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इसमें एग्जाम्पल देंगे दैट इज BaCl2 NaSO4, आपस में आइंस एक्सचेंज होने की वजह से आपके पास कंपाउंड बनेगा दैट इज BaSO4 एंड ट्वाइस ऑफ NaCl. So next question what we have is how the metal towards the top of the reactivity series is extracted from its ore, ठीक है। तो ओर से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है टॉप ऑफ द रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बोर्ड में पूछा गया है। सो इसमें एक्सप्लेन करेंगे जो मेटल्स होते हैं ऑफ द टॉप रिएक्टिविटी सीरीज वो किस में पाए जाते हैं, वो सॉल्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। सो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एनोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस सोल्यूशन से विच कंटेन्स द NaCl, जिसकी वजह से Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में हमारा कंपाउंड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो Na पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड and Cl negative will be attracted towards the positive terminal of this electrode, okay. So क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एनोड से, और अगर आपसे पूछा जाए मेटल कहाँ मिलेगा, मेटल आपको एट कैथोड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज व्हाट इज मेंट बाय द रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब है कि हमें प्योरिटी मेटल में चाहिए, मेटल 99.9% प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए हमें सेम वही इलेक्ट्रिक टैंक चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस करना है इसमें भी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनोड चाहिए which is connected to the positive terminal of the battery. What we have is cathode which is connected to the negative terminal of the battery. So anode contains impure copper, okay, and the pure copper will be deposited at the cathode which is connected to the negative terminal of the battery. So what will be this solution for electrolysis? This solution will be the salt of same metal which is to be extracted purely. So यहाँ पर reactions mention करना बहुत important है। So at anode क्या reaction होगी, at anode copper solution में यहाँ से displace होगा और copper 2 positive में convert होगा और electrons यहाँ से release होंगे। एंड एट कैथोड पर वही कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज व्हाइल डिल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड इन वाटर एंड नॉट वाटर इन एसिड। सो आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड वाटर इज नॉट एडेड इन एसिड, वाई, बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट में मेंशन करना ज़रूरी है कि बर्निंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो आपका लिक्विड है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, ठीक है, और जिसकी वजह से स्किन या फिर बॉडी पार्ट्स पर उसके स्प्लैशेस पड़ सकते हैं और स्किन डैमेज हो सकता है। सो आप इसको डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं कि वाटर को ऐड करना एसिड में इज़ रॉन्ग। करेक्ट मेथड इज़ एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड किया जाता है वाटर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। तो जब भी डिफरेंस की बात आएगी टेबल फॉर्म में करना होगा। सो टेबल फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिनरल्स आर दोज naturally occurring substances from the earth crust and जिन मिनरल से हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल्स को, दैट इज कॉल्ड एज दी ओर।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर एंड ऑल ओर्स आर मिनरल. सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिनरल्स हैव अ डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बट ओर डू नॉट हैव अ डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. सो एक पॉइंट इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मिनरल और ओर को डिफ्रेंशिएट करता है कि मिनरल में और मे नॉट कंटेन अ गुड परसेंटेज ऑफ मेटल, ओके, बट ओर contains good percentage of metal, okay. So good extraction of metal commercially हम ore से कर सकते हैं. So bauxite is an example of ore, aluminium. So next question what we have is how zinc is extracted from the sulfide and carbonate ore. Give example with reaction. So जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है सल्फाइड ओर के लिए. व्हाट वी हैव इज जिंक सल्फाइड. सो सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ओके. और कार्बोनेट ओर के लिए व्हाट वी परफॉर्म इज द कैल्सिनेशन. सो व्हाट इज अ रोस्टिंग. रोस्टिंग इज strong heating of ore in the presence of oxygen. What we get is metal oxide and gas which is released is called as the sulfur dioxide. So calcination के लिए हमें ore को heat करना होता है in the absence of air, very strongly heated. What we get is metal oxide and which gas is released, that is the carbon dioxide. सो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन से हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है. जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा. तो लास्ट स्टेप हमें क्या है, इस ऑक्साइड को भी यहाँ से क्या करना है, डिसएसोशिएट करना है और जिंक हमें प्योरली चाहिए, ओके. तो इस स्टेप को लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम स्मेल्टिंग करेंगे. सो जिंक ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन के साथ एंड व्हाट वी गेट इज जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जिंक जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है. सो सेक्शन डी दैट इज 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. सो फर्स्ट कंपाउंड हमें गिवन है दैट इज द ब्रोमोपेंटेन, ओके. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम 5 कार्बन्स को ड्रॉ करेंगे बिकॉज पेंटेन इज़ 5 कार्बन. उसके बाद ब्रोमो को देखा जाए तो ब्रोमो की पोजीशन मेंशन नहीं है. तो जब ब्रोमो की पोजीशन मेंशन नहीं होती तो हम उसे फर्स्ट पोजीशन पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है. तो आप लेफ्ट हैंड साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप राइट हैंड साइड भी फर्स्ट कार्बन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने नंबरिंग आपने कहाँ से ली है. दैट इज़ या आपने लेफ्ट हैंड साइड से ली है या फिर आपने राइट हैंड साइड से ली है. आई होप दैट इज़ क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हेक्सानल, ओके. तो हेक्सानल एल से हमें पता चल गया यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके. और एल्डिहाइड ग्रुप हम किस तरीके से बताएंगे, पहले हम हेक्स ड्रॉ करेंगे. दिस इज 6 कार्बन, ओके. और 6th कार्बन पे हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को इस तरीके से प्लेस कर देंगे, ओके. So this will be the hexanal structure. Next question what we have is propene, okay. तो प्रोपीन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, प्रोप मीन्स 3 कार्बन्स. तो पहले हम 3 कार्बन्स को ड्रॉ करेंगे और डबल बॉन्ड हम या तो फर्स्ट कार्बन के साथ प्लेस कर सकते हैं या फिर लास्ट कार्बन के साथ प्लेस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. तो ब्यूटेन को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, 4 कार्बन्स को ड्रॉ करना होगा, ओके. उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे. दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ सेकंड कार्बन, दिस इज़ थर्ड कार्बन एंड दिस इज़ फोर्थ कार्बन, ओके. उसके बाद ऑलरेडी मेंशन है जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, दैट इज़ मिथाइल. बोथ आर मिथाइल, दैट इज़ डाई इज़ यूज्ड. पोजीशन ऑलरेडी मेंशन है सेकंड एंड थर्ड पोजीशन. तो हम सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर इस तरीके से मिथाइल ग्रुप को प्लेस कर देंगे. सो लास्ट पार्ट में पूछा गया है 2 प्रोपानोल, ओके. सो प्रोपानोल का मतलब आ गया ओल मीन्स वी हैव एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट, ओके. एंड पोजीशन इज ऑल्सो मैंशनड, दैट इज एट दी सेकेंड पोजीशन पर आपको ड्रॉ करना है OL ग्रुप को,
ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर आप OL ग्रुप को ड्रॉ करेंगे, उसके लिए दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। नंबरिंग करिए, दिस इज 1 2 एंड 3 एंड सेकंड कार्बन पर प्लेस कर दीजिए इस तरीके से OH ग्रुप, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पर H आप प्लेस करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप एंड व्हाई डज मिशेल फॉर्म, ठीक है। किस तरीके से मिशेल फॉर्म होता है जब सोप को ऐड किया जाता है वाटर में, ओके। स्कम फॉर्मेशन कैसे होता है? स्कम फॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है? हार्ड वाटर में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सोप में फोम या लेदर नहीं बन पाता, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्कम फॉर्मेशन। सो सोप की बात की जाए तो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर कैल्शियम रिप्लेस कर देगा सोडियम को और अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। दिस इज व्हाट इज द कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कम फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट हमें मिशेल फॉर्मेशन भी पूछा गया है, तो मिशेल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सोप को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सोप में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड सेकेंड इज द शॉर्ट आयोनिक पार्ट। सो दिस इज हाउ अ सोप स्ट्रक्चर लुक लाइक्स, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हम जिगजैग पोर्शन से शो करते हैं और जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी represented by this head and Na positive part. So this is a long chain of hydrocarbons that is non-polar and hydrophobic, means repelled by the water. Okay, so the head part is the ionic part which contains carboxylate or sulfate ion. This is the polar part and this is the negatively charged head. So head part is the hydrophilic, which means which attracts the water molecule. So इसमें ये explain करना important है कि long hydrocarbon chain is hydrophobic and the hydrocarbon part is insoluble in water but soluble with grease or oil. So second point which we have to discuss is the ionic portion of the soap molecule is hydrophilic, that is water attracting. So due to the polar nature of the water molecule, okay, so it has a ionic portion of soap molecule that is soluble in water. So यहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट दैट इज़ द लॉन्ग चेन उसको भी डिस्कस किया, उसके बाद जो आयनिक पार्ट है सोप का स्ट्रक्चर का उसे भी डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ टेल अट्रैक्ट करेगी ग्रीस और ऑयल पार्टिकल्स को, वेयर एज आयनिक पार्ट अट्रैक्ट करता है या अटैच हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. सो नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स कंबाइन and a spherical aggregate of soap molecule is formed that is called as the mishal. So this is the grease part where grease is attached by the tail of the soap like this and head is attached with the water molecule as shown in the figure. So next point में ये discuss करना important है. Last step हमारा होगा mechanically scrubbing करना और बीटिंग करना या फिर वॉशिंग मशीन का यूज़ करना फॉर टेल को और हेड को बिल्कुल अलग करने के लिए. सो टेल के साथ साथ ग्रीस और ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा और क्लोथ्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ द मिशेल फॉर्मेशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन soap is added in the water. So this is all about the offline paper which was conducted.